बुराई पर अच्छाई, बुराई पर अच्छाई को विजयादशमी त्योहार कहते हैं। नमस्ते, देश का सवाल देख रहे तमाम दर्शकों को विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन देश में देश की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज ही के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खास तौर पर जो बातें की हैं, उससे ये साफ लगता है कि जी हां, उन्होंने अपना एक संदेश दिया है। और आरएसएस प्रमुख ये परिपाटी है, ये परंपरा है कि हर विजयादशमी के त्योहार पर संघ प्रमुख बीते वर्ष का जिक्र करते हैं और आने वाले वर्ष का ब्लूप्रिंट देते हैं। ऐसे में देश की सियासत के अलावा बीजेपी के लिए ये दिन खास होता है, क्योंकि इसमें संकेत के जरिए संदेश छिपा होता है। और खासकर जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिक्र किया 370 का, जिक्र किया चीन का और जिक्र किया नागरिकता संशोधन कानून का, यानी कि सीएए का, तो राहुल तिलमिला गए। राहुल ने ट्वीट कर पलटवार किया। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। मोहन भागवत का बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शायद हजम नहीं हुआ, इसलिए वो एलएसी पर चीन की हालिया हरकतों को लेकर सरकार से सवाल पूछने लगे। अच्छा है, पूछिए, विपक्ष का हक है, होना भी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र है। लेकिन कभी कभी लगता है कि मोदी सरकार और आरएसएस को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी लाइन क्रॉस कर जाते हैं। यही नहीं, आरएसएस प्रमुख ने आर्टिकल 370 और सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ माहौल बनाने वालों पर भी सीधा निशाना साधा। तो ऐसे में सवाल उठता है, चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी के सवालों में आखिर कितना दम? राहुल क्यों बार बार चीन पर मोदी सरकार को घेरते रहते हैं? आर्टिकल 370 पर देश के साथ क्यों नहीं है विपक्ष? देश में सीएए के खिलाफ क्यों माहौल बनाया गया? क्या 370 और सीएए के नाम पर तनाव फैलाने की कोशिश भी है? इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मोहन भागवत ने दशहरे के मौके पर नागपुर में मौजूद संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजा की। इस दौरान उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए उसे साम्राज्यवादी बताया और दावा किया कि भारत उसके सामने तन कर खड़ा हुआ है, जिससे उसके मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं। वहीं भारत की ताकत से पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के हौसले भी पस्त हैं। हमारी सेना की देशभक्ति, वीरता, हमारे शासनकर्ताओं की आज की स्वाभिमानी नीति और भारत के लोगों का ऐसे प्रसंगों में एकजुट खड़ा होकर नीति धैर्य के साथ आने वाली परिस्थिति का मुकाबला करना, चीन को यह पहली बार अनुभव मिला होगा, उससे उसने समझ जाना चाहिए। ऐसा मानस जो मन में रखते उनको सबको समझना चाहिए कि इतने कच्चे हम नहीं है। ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम लोगों की सजगता, तैयारी और दृढ़ता किसी प्रकार कम नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने कश्मीर से 370 हटाने और सीएए कानून को लेकर उन लोगों को घेरा जो भारत के टुकड़े करने की दिन रात कोशिशों में जुटे रहते हैं। विजयादशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया, संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। जो भारत के नागरिक है उनके लिए महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देशाला दाखवून देत आहेत। जी हां, आपने संघ प्रमुख मोहन भागवत को सुना। कोरोना काल के चलते आमतौर पर वैसे ये रेशिम बाग मैदान जो कि नागपुर में है, वहां पर एक बड़ा पथ संचलन होता है और उसके बाद संघ प्रमुख संबोधित करते हैं। लेकिन आज ये बंद दरवाजे यानी कि चार दीवारी के बीच में हुआ, कारण है कोरोना। जी हां, इस पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में मेरे साथ यासिर जिलानी, जी हां, आप आरएसएस के विचारक और मुस्लिम विचार मंच के
आप प्रवक्ता और बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेजर जनरल JKS परिहार साहब का आज की डिबेट में आना। आपको ये लगेगा कि आखिर आज परिहार साहब कैसे आ गए, लेकिन जरूरी है क्योंकि संघ प्रमुख ने आज चीन का भी उल्लेख किया है। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर देश रत्न निगम साहब। जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं निगम साहब, लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आपके विचारों में संघ के विचार दिखते हैं, इसलिए आप RSS विचारक भी हैं। मेरे साथ वकार भाटी। जी हां, वकार भाटी जम्मू कश्मीर से हैं और ये कश्मीरी कार्यकर्ता खुद को कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, वो ये नहीं कहते कि ये भी गुपकार संगठन का एक हिस्सा है, दिखाई नहीं देते, लेकिन जो नेता दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे ऐसे चेहरे काम करते हैं। जी हां, वकार भाटी हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार साहब। जी हां, प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीतिक विश्लेषक के साथ वो अपने आप में जो विचार रखते हैं उनकी भूमिका कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। हमारे साथ हाजिक खान साहब भी जुड़ेंगे और कुछ और मेहमान। आइए, सबसे पहला सवाल मैं यासिर आपसे लेना चाहता हूं और सबसे पहले सारे पैनल को विजयादशमी की कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। संपूर्ण देश ठाकरे सरकार यासिर जिलानी, आपसे मेरा सवाल, मोहन भागवत ने क्या कहा? राहुल गांधी ने पलटवार ऐसा किया कि संघ से ही प्रश्न कर लिए कि तो आपको पता होता है आखिर चीन कैसे अंदर आया। राहुल का ट्वीट ये कहता है कि संघ प्रमुख जानते हैं कि चीन अंदर आ गया है और वो किसके कहने पे अंदर आया, यहां तक आरोप है। देखिए, आज सबसे पहले अवस्थी जी और तमाम जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा। मैं आज आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो सुबह अपना भाषण जो देश को एक तरीके से उन्होंने एक नए तरीके से समझाने की कोशिश करी है, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा। ना कि राहुल गांधी ने क्या ट्वीट करा है कि वो तो डेली करते हैं। यासिर साहब वो देश को संबोधित नहीं कर रहे थे, वो संघ के स्वयं सेवकों को संबोधित कर रहे थे। जी, खेळ कितीही करा पण या सरकारच्या केसालाही धक्का लागणार नाही, कारण यासिर साहब, जनतेचे आशीर्वाद, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आशीर्वाद। मुझे बीच में कुछ मराठी लैंग्वेज की भी आ रही है, सुनाई देता है, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन चलिए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जी बोले। माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मैं आवाज अवस्थी जी वो हो रही है थोड़ी सी। पीसीआर यासिर जिलानी को कुछ एम्बियंट साउंड जा रहा है, जरा इस पर गौर किया जाए। यासिर साहब, आपको आवाज आ रही है? अब साफ है? यासिर जी तकनीकी कारणों के कारण हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। देश रत्न निगम साहब हमारे साथ हैं। निगम साहब, संघ प्रमुख ने आज स्वयं सेवकों को संबोधित किया और जैसा कि आप जानते हैं संघ के शस्त्र पूजा और विजयादशमी कार्यक्रम में संघ प्रमुख बीते वर्ष का जिक्र करते हैं और आने वाले वर्ष के लिए एक ब्लूप्रिंट देते हैं, और मौजूदा सरकार बीजेपी की है तो यह ज्यादा जरूरी हो जाता है। चीन 370 और CAA का जिक्र क्या किया? विपक्ष तिलमिला गया। निगम साहब जी, देखिए, स्वयं सेवकों को वो हर साल इस वक्त जो विजयदशमी पर्व होता है उस पर संबोधित करते हैं। इस बार एक चीज़ जो अलग हट के नज़र आई है वो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऊपर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, वरना वो हमेशा राष्ट्रीय मामलों, समाज से जुड़े जो हमारे मामले हैं और देश के क्या राह और गति होनी चाहिए उस पर बोलते थे। तो चीन के विषय में जो उन्होंने बोला है इस बार, वो बहुत ही दो टूक जवाब था कि चीन के प्रति जो भारत की प्रतिक्रिया है वो चीन को उम्मीद नहीं थी और उसको धक्का लगा है। उसको देखते हुए और भी राष्ट्र चीन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। भारत ने वो एक राह दिखाई है दुनिया को जो कि बहुत ज़रूरी थी, और ये बात शायद राहुल गांधी को पच नहीं रही है। तो इसलिए वो देखिए, चीन का संघ का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते वो राष्ट्र विरोध की तरफ चले जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता है। वो सेना का भी विरोध करने लगते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी बात कही, हिंदुत्व की परिभाषा जो कि हमेशा से हम लोगों को बताते हैं, उसका एक बार फिर से ध्यान दिलाया
परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने बताया, हिंदुत्व समावेशी है, सबको साथ लेके चलता है और हिंदू शब्द भौगोलिक भी है और उसकी सनातन मूल्य भी है उसमें। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, ये उन्होंने बड़ा साफ किया। इसी संदर्भ में उन्होंने सीए वगैरह के बारे में बताया, जिस तरह से भ्रम फैलाया गया 370 को लेके, सीए को लेके और राम मंदिर के वक्त जिस तरह का वातावरण पैदा करने की कोशिश करी, उन्होंने इसको उन्होंने बोला, ऐसे लोगों को घृणित मंडली बोला जो कि देश तोड़ना चाहते हैं। इनसे सावधान रहने की हमें बहुत जरूरत है और इनको पहचानना पड़ेगा और इनको अलग थलग करना पड़ेगा। और हमारी जो निगम साहब जी, हमारे पैनल में वकार भाटी भी हैं। सांप्रदायिकता फैलाना, अलगाववाद पनपे, ये सारी बातें इनके मन में सुलगती रही, लेकिन कोरोना काल ने इनकी सारी उम्मीदों, इनकी सारी ख्वाहिशों को धराशायी किया, यानी कि दफन कर दिया। वकार भाटी, गुपकार संगठन का आप हिस्सा हो या नहीं, या इसका विरोध करते हो, ये आज आपको कबूल करना होगा। बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है आज। मनीष भाई, बिल्कुल आपने बहुत सच्ची बात कही है। पहले गुपकार गैंग जो है वो नरेंद्र मोदी की ही बनाई हुई एक गैंग है, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको यहीं से ही क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात पे आता हूँ, यहाँ आरएसएस के पहले यासर जिलानी साहब थे, तो उन्होंने ऐसे बात कही जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री या कोई देश का प्रेसिडेंट भाषण दे रहा था कि देश के लिए वो भाषण था। वो देश के लिए नहीं था। कुछ अपने आरएसएस के जो मोहन भागवत साहब है, आरएसएस के चीफ, उन्होंने अपने आतंकी ग्रुप के लिए एक मैसेज भेजा था, क्योंकि मैं आरएसएस को एक टेररिस्ट ग्रुप मानता हूँ। वकार आपको इस बात की इजाजत नहीं मिलेगी कि आप जो मन में आएगा उल जलूल आप इस मंच पे बैठकर कहेंगे। इस बात की इजाजत नहीं मिलेगी। आप अपने शब्दों का ख्याल रखेंगे, आप शब्दों की मर्यादा रखेंगे। इस बात की इजाजत कतई नहीं देगा देश का सवाल। भाई सुनिए तो सही ना, पूरी बात सुनिए ना मनीष भाई। आप कौन होते हैं आतंकी संगठन कहने वाले? जनाब, तो इसी तरीके से आप कौन होते हो कि कश्मीरियों को आतंकी बोलने वाले? आप कौन होते हो इस्लामी टेररिस्ट बोलने वाले? आपको किसने हक दिया है? इसी तरीके से मुझे जो हक मिला मैं भी बोलता हूँ आरएसएस। अरे आपकी पृष्ठभूमि है, आपकी पृष्ठभूमि है। आपने वहाँ से लोगों को भगाया है, आपने वहाँ पर आतंकवाद का बीज बोया है। मनीष भाई, आरएसएस गाय के ऊपर मुसलमानों का कत्लेआम करती है, दलितों को बर्बादी है, सिखों को बर्बादी है, जैन को बर्बादी है। बात न करें यासिर जिलानी, वकार भाटी को अगर आप सुन रहे हैं, वकार भाटी को आप सुन रहे हैं तो आप समझ जाएंगे वकार आपको देश सुन रहा है, आपको देश सुन रहा है। आप जिस तरह के जहर उगल रहे हो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपने बारे में, अपने कौम के लोगों के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में जो सरकार कर रही है उस पे कोई नजरिया रखे, ना कि डायरेक्ट आरएसएस को अगर जानना और समझना है तो क्या जानेंगे, वहाँ आपको समझ में आ जाएगी। अमेरिका की CIA की रिपोर्ट 2 साल पहले उसको डिक्लेयर कर चुकी है टेररिस्ट ग्रुप, बजरंग दल को, BHP को। आप माने दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है जिसने महात्मा गांधी को मारा था, जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था, उनको आप देशभक्त कैसे बोल सकते हैं यासर साहब? उनको कैसे आप देश का सिपाही बोल सकते हैं? वो तो टेररिस्ट हैं, वो तो हिंदू मुसलमानों के बीच आतंक फसाद कराना चाहते हैं, मानवीय स्तर पे काम करता है। हथियारों की पूजा हो रही है, क्या मुझे बताओ, क्या मुसलमानों को इजाजत मिलेगी? ईद मिलाद नबी का दिन क्या हमारे में तलवारों की सुन्नत है? क्या हम तलवारों को लहरा सकते हैं? देखिए ये आप बात कह रहे हैं, ये इररिलेवेंट है। हम क्या तलवारों को दिखा सकते हैं दुनिया के सामने? वकार भाटी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मजहबी और अलगाववादी सोच को इस मंच पर न उठाएं। यहाँ पर बात हो रही है, आप जैसे लोग जो संसद की प्रक्रिया से पारित हुआ उस बिल को चैलेंज करते हैं। आप 370 की बहाली की बात करते हैं। आतंकी को चर्चा करते हो, देश का सफाई को जाना जाता है, उसका हिस्सा है। प्रधानमंत्री की तरह यासिर साहब हमारे साथ मेजर जनरल JKS परियार हैं। प्रेम कुमार जी, मैं आऊंगा आपके पास। जनरल साहब, बार बार चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी सरकार को घेरते हैं, उसके साथ साथ अभी आपने देखा गुपकार संगठन, ये शरारत वाली हरकत नहीं तो और क्या कहा जाए जनरल साहब? देखिए, मैं गुपकार और राहुल गांधी जी के ऊपर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा,
क्योंकि यहाँ मैं एक रक्षा विशेषज्ञ के रूप में आया हूँ। इस बात को डिस्कस करने के लिए तमाम वरिष्ठ राजनीतिज्ञ यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ कि मेरी मर्यादा और मेरी जो सीमाएं हैं, एक एक्स जनरल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज, मैं कतई उस पर नहीं करूँगा। जी जल साहब, मेरा सवाल आपसे, संघ प्रमुख ने आज कह दिया कि ये चीन विस्तारवाद को ही बढ़ावा देता है और भारत ने जिस तरह से उसकी प्रतिक्रिया दी है तो चीन सहम गया है। चीन भारत की ताकत को देखकर सहमा हुआ है, ये संघ प्रमुख कह रहे हैं। डरपोकल है सर, छोड़िए ना, चाइना डर गया है। अरे वकार मेरा सवाल आपसे नहीं है, जनरल साहब से। वकार मेरा सवाल जनरल साहब से। सम्मान करता हूँ जनरल साहब के सम्मान का ध्यान रखें। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं संघ प्रमुख साहब का सम्मान करता हूं, एक वरिष्ठ नागरिक के रहते, एक बड़े विचारक और प्रकांड पंडित के रूप में। उन्होंने जो भाषण दिया है, संदेश दिया है, वो उनके समर्थकों के लिए है और सबके लिए है। आर्म फोर्सेस को पॉलिटिकल रखना है तो हमें इस बात की, इस मर्यादा को बिल्कुल रखना होगा कि ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अच्छाई या उस पर कोई कमेंट करें। हमारी जिम्मेदारी भारत के संविधान, भारत के राष्ट्रपति और सरकार के प्रति है। जो उन्होंने कहा है, एक अगर मैं उसको संघ प्रमुख छोड़ के अगर एक भारतीय नागरिक के रूप में जो उन्होंने कहा है कि चीन को सबक मिलना चाहिए, चीन की आतंकवाद जो गतिविधियां हैं, अतिक्रमणवादी गतिविधियां हैं, उन पे लगाम लगी है, मैं इसका समर्थन करता हूं कि चीन की गतिविधियों पे हमने लगाम लगाने में हमें सफलता मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जल साहब, विजयदशमी में अब ये विजय पथ भी हमें लगता है कि हम चीन को पीछे ढकेल देंगे और जो ये विवाद लगातार पिछले 5-6 महीनों से चल रहा है, इस पर शायद विराम लग सके। जनरल साहब, मैं आऊंगा। प्रेम कुमार साहब, प्रेम से बोलिएगा। मुझे पता है आप विदुषी हैं, विद्वान हैं, आपका विश्लेषण आप अपने अलग अंदाज में करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी बार बार चीन के मुद्दे पर ऐसी बातें कह देते हैं, ऐसी बातें लिख देते हैं? आज जैसा उन्होंने संघ प्रमुख को घेरा और कह दिया कि संघ प्रमुख तो जानते हैं और ये जो हुआ ये संघ प्रमुख के कहने पर हुआ। प्रेम जी। देखिए मनीष जी, जी देखिए मनीष जी, संघ प्रमुख आरएसएस के प्रमुख हैं, लेकिन ऑफिशियली वो कुछ भी नहीं है। उनका राजनीतिक महत्व इसलिए है कि वो सत्ताधारी दल का प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय करते हैं। वो सत्ता से बाहर एक श्यूडो सेंटर है सत्ता का, इसलिए प्रमुख है और इसलिए उनके बयान की महत्ता है। वरना वो कौन होते हैं हिंदुत्व को परिभाषित करने वाले? वरना ये मैं बोलता। बात आपके प्रश्न की पर मैं लौटता हूँ। देखिए, आज संघ प्रमुख ने जो बात कही है, जो हमारे देश रत्न जी ने कहा, बहुत सही बात है। उन सब बातों से किसी को किसी किस्म का कोई विरोध नहीं हो सकता, देश के लिए बोला जा रहा है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है कि अतिक्रमण किया गया है चीन की ओर से, ये बात चौंकाने वाली है, क्योंकि ये बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस बयान के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि कोई सीमा में ना कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, कोई न घुसा है न घुसा हुआ है। उसके ठीक विपरीत इन्होंने बात कही है। तो अब या तो मोहन भागवत गलत कह रहे हैं या तो नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं। इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। वो बोले कि मोहन भागवत जी ने गलत कहा है या वो बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गलत कहा है। राहुल गांधी के सवाल को इसी संदर्भ में लिए जाने की जरूरत है। जी राहुल गांधी की बचाव में तो आप आ गए, लेकिन बार बार सरकार को घेरना, मुझे ऐसा लगता है प्रेम जी की ये कहीं न कहीं मनोबल सरकार के अलावा खासकर हमारे वीर जवानों का मनोबल कमजोर और कम करता है। सरकार को जी प्रेम जी आप अपना जवाब दें, फिर मैं हाजिक खान साहब के पास। जो भी सवाल है मनीष जी, ये देश के लिए है। जी हमारे साथ देश के लिए है। हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि चीन हमारे बॉर्डर पर घुसा है, हमारी सैनिकों की शहादत हुई है और हम रिटेलिएट कर रहे हैं, तो हम और अच्छे से रिटेलिएट करें। ये हमारी चिंता है कि चीन आगे गुस्ताखी न करें। ये हमारी चिंता है, पूरे विपक्ष की चिंता है, सत्ताधारी पक्ष की भी चिंता है। लेकिन जहां कमी होगी सवाल उठेंगे। जी सवाल उठेंगे, इसलिए देश का सवाल है। प्रेम जी हमारे साथ हाजिक खान साहब है। हाजिक साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजिक साहब, नागरिकता कानून को लेकर बार बार
सांप्रदायिकता की आग फैलाने की कोशिश, ये कोरोना नहीं होता तो न जाने क्या होता। आखिर जब संसद की एक पूरी प्रक्रिया से अगर कोई बिल पास हुआ है तो इसमें आपत्ति क्यों, बवाल क्यों मचना चाहिए? हाजिक साहब, हाजिक साहब, हाजिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जनाब। हाजिक साहब, मेरा सवाल आपसे, जब नागरिकता संशोधन कानून सीएए संसद की प्रक्रिया से पास हुआ तो इसमें आपत्ति कैसी? सांप्रदायिकता की आग फैलाना जो मन में जल रही थी, वो अगर कोरोना नहीं होता तो न जाने क्या क्या कर देते लोग। देखिए, देश के संविधान ने, हिंदुस्तान में जब संविधान लिखा गया था तो हर नागरिक को आज़ादी दी गई थी कि वो अपनी बात कह सके। संसद में चुनकर पहुंचने वाले एमपीज ने कानून बनाया, जनता उसको पसंद नहीं कर रही, विरोध कर सकती है, भारतीय संविधान ने उसको इजाज़त दी है। और ये विरोध हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों में इसका विरोध हुआ। 400 यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान में विरोध हुआ। वो खाली बनारस यूनिवर्सिटी हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें भी विरोध हुआ। अमेरिका में भी विरोध हुआ, 20-30 यूनिवर्सिटियों में। तो विरोध सिर्फ इस वक्त का हो रहा है कि मानवता के खिलाफ है ये कानून। एनआरसी, सीएए धर्म के नाम पर बात, ये हिंदुस्तान में कानून था पहले से, ये 1952 में बना था कानून के विदेश से आने वाले लोगों को पनाह दी जाएगी उसमें। अगर कोई हमारे मुल्क में आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं। हमारे मुल्क में 3,500 साल पहले आर्यन आए, 1100-1200 साल पहले मुसलमान आए, 300 साल पहले अंग्रेज आए। और इस मुल्क में फराक गोरखपुरी ने एक शेर कहा था कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, इनको आपस में, आप किसी को नागरिकता देते हैं दीजिए, उसमें हमें क्या विरोध है? हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को कोई विरोध नहीं है। लेकिन नागरिकता के नाम पर के दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं, वो नहीं चलेगा। बात यह है कि किसी कम्युनिटी को परेशान कर कर हुक्मरानी करना, ये होश से बड़ी जुर्म है। हाजिक साहब, आप अपना जवाब पूरा करें। ओवैसी का भी बयान आया है कि जब तक आप भारतीय साबित करने की आप बात कहेंगे तब तक ये विरोध जारी रहेगा। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा, इन्हीं संघ प्रमुख ने कहा था कि दुनिया में अगर मुसलमान कहीं सबसे संतुष्ट है तो वो केवल भारत है, ये भी मत भूलें आप। बिल्कुल, चलो में ज्यादा। देखिए, इस हिंदुस्तान को सजाने में हमारा सबसे बड़ा हाथ है मुसलमानों का। दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम और अंग्रेजों का बनाया हुआ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन हटा दिया जाए तो दिल्ली में कुछ चीज नजर नहीं आएगी। इसलिए जब देश बटा तो हम इस बाई चॉइस हिंदुस्तान में रहे, जबकि मजहब के नाम पर पाकिस्तान बना था, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हिंदुस्तान के मुसलमान इस सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। ए खाके वतन तुझ पर जब आँच भी आएगी आवाज हमें देना, हर गांव पर हम होंगे। हम उनमें से नहीं है कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। हम भारत के हैं, भारत के थे, भारत के ही रहेंगे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। तकरीर हाजिक साहब, आपकी तकरीर जबरदस्त। ये तकरीर अगर नहीं, आम लोगों को भी अगर लोगों ने सुना होगा तो मुझे लगता है कि जो तनाव फैलाने की कोशिश होती है कम से कम वो नहीं होगी। जी हाँ, वक्त हो चला है सुर्खियों का। देश के सवाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ मेहमानों का पैनल भी बना है। पैनल में मेरे साथ मेजर जनरल JKS परिहार, यासिर जिलानी साहब, देश रतन निगम साहब, वकार भाटी, प्रेम कुमार साहब और मौलाना हाजिक खान साहब। निगम साहब, जब ये पता है और इस बात की जानकारी है कि धारा 370 नागरिकता संशोधन कानून CAA अगर संसद की प्रक्रिया से पारित है तो आखिर विपक्ष को
अब इस पर चर्चा कर कर केवल बाहर माहौल खराब करना, तनाव फैलाना, यही इनके मन में क्यों सुलग रहा है? से नहीं, जब से संसद बना है, और उसके बाद इक्का दुक्का लोग विरोध करते हैं। 5 लोग यहाँ खड़े हो गए, 10 लोग वहाँ खड़े हो गए, उसका मतलब ये नहीं होता है कि ये कानून वापस हो जाएंगे। ये कानून आए हैं, सोच समझ के आए हैं, पूरी चर्चा करके आए हैं, लेकिन ये जो दलगत स्पर्धा की बात होती है, जो कि मोहन भागवत जी ने भी बोला कि स्पर्धा ठीक है, लेकिन स्पर्धा करते करते आप राष्ट्र विरोध करने लगते हैं, जनता का विरोध करने लगते हैं, और आपका हाजमा हर वक्त खराब भी रहता है इस बात को लेके। तो ये जो भड़काने वाली बातें होती हैं, देश तोड़ने वाली बातें होती हैं, इसका हम लोगों को पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, इनसे बचना पड़ेगा। दूसरा, प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे अतिक्रमण, प्रेम शुक्ला नहीं है, निगम साहब, प्रेम कुमार है, निगम साहब प्रेम कुमार है, प्रेम शुक्ला नहीं। हाँ जी, हाँ सॉरी, मैं प्रेम कुमार जी, जो मोहन भागवत जी बोल रहे थे विस्तारवादी अतिक्रमणवादी जो चीन की नीति है उसके बारे में बोल रहे थे, जिससे विश्व परेशान है। चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो आपका और भी देश हो। अगर चाइना का आप ओरिजिनल एरिया देखेंगे वो बहुत छोटा था, वो उन्होंने तुर्किस्तान ले लिया, उन्होंने मंगोलिया का क्षेत्र ले लिया, उन्होंने तिब्बत पूरा का पूरा ले लिया। तो एक छोटा सा चीन विस्तारवादी अतिक्रमणवादी नीति के कारण कितना बड़ा हो गया, उस पर वो ध्यान आकर्षित कर रहे थे। दूसरा, अभी आपके एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि लगता है भारत का तो कोई वजूद ही नहीं था, आर्यन आ गए, उन्होंने भारत को बसा दिया, मुसलमान आ गए, उन्होंने भारत को बसा दिया, अंग्रेज आ गए, जबकि भारत का जो नाम है वो भरत है, वो भी हजारों हजारों साल पहले है। तो इनको तो एक इतिहास का जो इनका इतिहास है वो एक समय से पहले इनको मालूम ही नहीं, उसके बाद शुरू होता है। भारत की सनातन पद्धति, सनातन संस्कृति, गौरवशाली इतिहास को ही हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें आर्यन आज है, सेंटर एशिया से आए हैं, आपको मालूम है कि इतिहास पढ़ा है? सेंटर एशिया से आए आर्यन, उससे पहले द्रविड़ थे भारत में। पढ़ लीजिए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी उस पर खत्म हो गई। आप थोड़ा सा पढ़ के आया करिए, डीएनए टेस्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में डीएनए सबसे पुराना होना चाहिए। आप लेटेस्ट पढ़ के नहीं आते हैं, आपके साथ इस पर हम कभी और विषय में चर्चा करेंगे, आपको सारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स भी आपको दे देंगे। तो इसलिए इस तरह की अफवाह मत फैलाइए। जो अंग्रेज आपको 1500 BC में आर्यन आए थे, पढ़ा के चले गए, आंख बंद करके अंधविश्वास मत किया करिए उनको। लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी और रिसर्च पढ़िए इस फील्ड पे आप। दूसरा, मैं आपको ये कह रहा था, जो भारत के ही हिंदू इतिहासकार लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा। आपको बड़ा साफ मैं कर दूं, उन्होंने और भी जैसे जैविक कृषि के बारे में बात करी, किसान के बारे में बात करी, उन्होंने इतनी गहन चर्चा करी। निगम साहब, देश का सवाल है और मुद्दे हमारे सीमित हैं। निगम साहब, संघ प्रमुख, जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि बीते वर्ष का जिक्र करते हैं और आने वाले वर्ष का ब्लूप्रिंट देते हैं। मेरे साथ वकार भाटी है। वकार भाटी, गुपकार संगठन, जी हाँ, ये जो तुम्हारा फुफकारना है ना, ये फुफकारना चलेगा नहीं। इसे कैसे खत्म किया जाना है ये देश जानता है। जबकि देश में कानून बन गया, गुपकार संगठन के जरिए आप क्या करना चाहते हैं? आप लाख लीपापोती कर लो, देश आपको माफ नहीं करेगा। ये देशद्रोही हरकत है। आप इस देश को ललकारते हैं ये कहकर, आप कह देंगे कि मैं महबूबा का प्रवक्ता नहीं, हाथ में तिरंगा नहीं उठाओगे तो यार रहोगे कैसे? जी बोलिए। भाई, आपकी तकरीर तो बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है अगर आप से चुनाव लड़े तो आराम से जीत जाएंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं। आपकी बातों को ध्यान रखूंगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। हमारी तरफ से विषय कि आप जरूर चुनाव में जाए और यहाँ पार्लियामेंट में बैठे और अच्छे अच्छे कानून बनाए। जहां तक मोदी जी ने जो कानून बनाए, चाहे वो 370 के ऊपर हो, चाहे वो CAA को, उसके बाद मुझे बताइए, जब 370 को हटाने के बाद पहली बार 72 साल में चाइना ने वो हिम्मत की है कि वो लद्दाख आया। उससे पहले आज दिन तक मुझे बताइए कि चाइना की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जम्मू कश्मीर की तरफ आप कश्मीर पे बोलिए। मैंने आपको मैंने आपको चीन के मुद्दे पर बोलने के लिए नहीं बुलाया। वकार भाटी की पहचान कश्मीर है, कश्मीर को लेकर बोलिए जो मैंने आपसे सवाल किया है। सर, लद्दाख मेरा दिल है सर, कश्मीर का दिल है लद्दाख। मैं क्यों नहीं बोलूंगा लद्दाख के लिए सर? हमें क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा लद्दाख के लिए? अरे मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए आप। गुपकार के सुनिए मेरी बात। फारूक अब्दुल्ला हो, मैं जवाब देता हूँ। फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सजाद बिन लोन हो, बाकी जितने भी
छोटे छोटे नेता हैं, इन सबको उठाइए, तिहाड़ जेल में लेके जाइए, क्योंकि 80 जो लोग हैं हमारे वो जेलों में, उनको छोड़ दीजिए जो मेरे जैसे नौजवान हैं। मैं इनसे हमदर्दी है ही नहीं है मेरी। एक अगर आप बोले ना 5 पैसे की हमदर्दी, आपकी जो ये गैंग है ना, गुपकार गैंग, मेरी नहीं है, क्योंकि ये असली गुपकार है। अच्छा वकार आज दशहरा है, वकार आज दशहरा है, वकार आज दशहरा है। आप सोचे सुलझे युवा हो, मैं आपसे कहता हूं आज कह दो भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज कह दो, अगर तुम्हारे दिल में भारत धड़कता है, भारत की धड़कन है, भारत में रहते हो, भारत के तिरंगे के साए में रहते हो, तो आज कह दो भारत माता की जय। पूरी दुनिया मेरे लिए जिंदाबाद है। दुनिया का हर इंसान भारत में रहते हो यार, दुनिया की बात नहीं हो रही है आपसे। मैं कह रहा हूँ आप जहाँ रहते हो, आपके पास पासपोर्ट किसका है? दुनिया का नहीं है, भारत का है। भारत की बात ही कर रहा हूँ, भारत की। सर सुनने तो दीजिए, सुन तो लीजिए। जहाँ तक भारत की आपने बात की, तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जिस दिन अंबेडकर का, जिस दिन मौलाना आजाद का, जिस दिन महात्मा गांधी का ये भारत बना दोगे ना, तो हम फख्र से कहेंगे यार ये भारत हमारा है। क्योंकि भारत में रहने वाले महात्मा गांधी ने यह कहा था, जिसने आजादी दिलवाई, कि कश्मीर की अवाम की राय के मुताबिक कोई फैसला नहीं होना चाहिए। यासिर जिलानी, वकार भाटी, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है डॉक्टर बी आर आम्बेडकर की दीक्षा भूमि कहाँ है? ये आपको जानकारी है? आज का दिन धम्म प्रवर्तन दिन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता है? अगर पता नहीं तो ऐसी बातें न किया करें। यासिर जिलानी साहब को, अम्बेडकर साहब ने क्या बोला हुआ वो बोलिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या कहा हुआ उसके ऊपर बात कीजिए। यासिर जिलानी क्या बोला हुआ, ऑडियो क्लिप है, आज भी ऑडियो क्लिप में क्या महात्मा गांधी ने लोगों को, श्रीनगर के ही एक मुफ्ती ने, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम चैनल पे दिखाया गया है, उन्होंने कहा है दिल में तिरंगा बसता है, दिल में भारत बसता है, और उन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की जय बोला है। लेकिन वकार भट्टी जैसे लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग को कहाँ लेके आए हो सर? वो पहले जेडीयू में था, फिर उससे पहले महबूबा मुफ्ती में था, कपूरथला में लोगों का लूटा हुआ आदमी है वो, लोगों का लूट के बीजेपी में ज्वाइन हुआ है, झंडे फाड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? यासिर साहब, मैं बहस के आखिरी पड़ाव में हूँ, हमारे साथ जनरल परिहार। जनरल साहब, इस समय चीन को लेकर सारी दुनिया में बातचीत है। चीन को लेकर आपने देखा होगा हमारा मिलिट्री क्वाड भी बन गया, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, लेकिन अभी जो हालात है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि चीन सहमा हुआ जरूर है, क्योंकि वो अब कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर रहा। जनरल परिहार, देखिए, चीन का एक बिल्कुल क्लियर एजेंडा रहा है 1959 से, और वो LAC को अपनी बाउंड्री बताते रहे और अक्साई चीन को वो हमेशा अपना बताएं। उनकी सारी कोशिश रही है कि जहां तक हो सके वो काराकोरम पास तक का पूरा इलाका वेस्टर्न साइड में LAC को शिफ्ट करके कर ले। तो अभी जो गतिविधि मई में हुई है, मैं समझता हूं कि उसकी तैयारी उन्होंने पिछले 3 साल से करी थी, और कुछ हद तक उनको उसमें हो सकता है कि नॉर्थ सब सेक्टर में कामयाबी मिली हो, मगर हमने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब देके उनको पेंगांग त्सो लेक में रोक दिया है, उसके बाद में ये टग ऑफ वॉर हो गया है। तो आज की डेट में वहां पर मुझे नहीं लगता है कि चीन किसी भी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसके कुछ टारगेट्स थे वो वहां तक पहुंच चुका है, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। अगर वो टारगेट्स को उसको नहीं मिला और हमारा अगर कोई उसमें एडवांटेज है तो वो हमसे छीना चाहेगा। तो ये जो है, मैं समझता हूं कि अब हमें इस LAC के साथ में रहना क्यों नहीं कर रही भारत सरकार? जनरल साहब, मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं हो रहा? वकार, ये बहस का आखिरी दौर है और मुझे सारे मेहमानों को लाना है। प्रेम कुमार जी, 370 पर आप लोग बहाली की बात करते हैं, आखिर 370 पर विपक्ष क्यों नहीं देश के साथ है? प्रेम जी, 370 गैर आईनी उठाया गया है, इसलिए। प्रेम जी, 70 पर बहस करने का सही समय नहीं है, क्योंकि ये लोग बिहार चुनाव को 370 NRC इस तमाम मुद्दों पर डिबेट में लाते हैं। न तो आप उनके झांसे में आइए, न हम इनके झांसे में आइए, और बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर लड़ने दीजिए। ये समय इन मुद्दों पर डिबेट करने का नहीं है। वो जानबूझ करके इस मुद्दे पर लाना चाहते हैं। मैं इस डिबेट में नहीं शरीक होना चाहता 370 के डिबेट में, क्योंकि इससे चुनाव प्रभावित होता है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं लोग। आप अभी थोड़ी देर पहले
बहुत कहा रिएक्ट था, कर रहे थे मैंने आपके जब परिचय आरएसएस में को कहा था कि आप आतंकवादी बड़े संगठन और उग्रवादी संगठन बोला जा रहा था। जी, मैंने आपके परिचय में कहा था प्रेम जी कि आप बड़े विद्वान तरीके से बचते बचाते आपने इस मुद्दे से खुद को बचाया और कुछ कहने से बच गए, क्योंकि आप जिस पार्टी की भूमिका की बात रखते हैं वो तो इसकी बहाली की बात कर रहा है। जी हाँ, देश का सवाल में वकार मेरा वक्त खत्म हुआ। आपने वकार मेरा वक्त खत्म हुआ और आपसे मैं फिर एक बार कह रहा हूं, फिर सोचिएगा, समझिएगा कि भारत में रहते हो, भारत की सरजमी पे रहते हो, सरजमीन हिंदुस्तान कहना सीखो। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना है। तो दी एंड हो गया।